दरियापुर गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता है। रमेश अक्सर मंडी में सब्जियों को बेचकर अपना गुजर बसर करता है। उसके घर से कुछ ही दूरी पर उसके दोस्त राजन का घर है। राजन भी रमेश की तरह सब्जियां बेचता है, पर वह बहुत लालची व्यक्ति है। और वहीं रमेश एक ईमानदार और सबकी मदद करने वाला व्यक्ति है। एक सुबह रमेश अपनी सब्जियों को रेहड़ी पर लाद कर मंडी में बेचने के लिए चल पड़ता है और वहीं अपने आप से कहता है, भगवान की कृपा से आज भी सारी सब्जियां बिक जाए तो अच्छा होगा। वैसे भी तो इतनी सब्जियां आज है भी नहीं। थोड़ी ही देर में वह बाजार में पहुंचकर एक जगह पर अपनी रेहड़ी लगा लेता है और जोर से आवाजें लगाने लग जाता है। हरी भरी ताज़ा सब्जियां ले लो भी ले लो, सब्जियां ले लो, सस्ते दाम में हरी भरिया सब्जियां ले लो, आ जाओ भाई आ जाओ, सब्जियां ले लो। तभी राजन भी अपनी सब्जियों की रेहड़ी लेकर आ जाता है और उसके पास में ही लगा लेता है और रमेश से कहता है, क्यों भाई रमेश, आज इतनी सब्जियां कम कैसे लाए हो और इतनी तेज आवाज में सब्जियां सस्ती क्यों बेच रहे हो? तुम्हारी सस्ती सब्जियों के चक्कर में मेरी बिक्री कम होती जा रही है और ग्राहक मुझे छोड़कर तुम्हारे पास आते हैं। नहीं नहीं भाई राजन, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो अपनी सब्जियों का सही दाम लेता हूँ और तुम सब्जियों का दाम बढ़ा देते हो, इसलिए ग्राहक तुम्हें छोड़कर मेरे पास आते हैं। हाँ तो इसमें बुराई क्या है अगर मैं 2-3 रुपए ज़्यादा ले लेता हूँ तो? वैसे अभी पैसों के बिना आजकल आता ही क्या है। हाँ यह तो है, पर किसी चीज़ का उसकी कीमत से ज़्यादा पैसा लेना भी तो गलत है ना। यह सब तुम्हारे लिए गलत होगा लेकिन मेरे लिए नहीं, और अपना ज्ञान अपने पास ही रखो। इस प्रकार दोनों ही सब्जियों के लिए आवाजें लगाने लग जाते हैं। तभी राजन के पास एक महिला आती है और कहती है, अरे ओ भाई, आलू कैसे दिए हो? 30 रुपए लगा रहे हैं मैडम। अरे दैया, 30 रुपए किलो? इतने महंगे आलू कब से हो गए? 2 दिन पहले तो मैं 20 रुपए किलो लेकर गई थी। अरे मैडम, आलू अभी महंगे हो गए हैं, अगर आपको लेना है तो लो वरना रहने दो, लेकिन मैं तो 30 रुपए ही दूंगा। अरे भैया, रहने भी दो, इतने महंगे आलू आपसे कौन लेगा? ऐसा कहकर वह महिला रमेश के पास आ जाती है और बोलती है, अरे ओ भाई, आलू कैसे दिए हो? हाँ मैडम जी, बिल्कुल सस्ते हैं, 20 रुपए है। हाँ, ये हुई ना बात। ऐसा करो भाई, 2 किलो आलू दे दो। जी मैडम, अभी देता हूँ। ऐसा कहकर रमेश उस महिला को आलू दे देता है। रमेश की बिक्री होते देखकर राजन को बहुत जलन होती है। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रमेश शाम को सब्जियां बेचकर घर आ रहा होता है। तभी वह देखता है कि जिस रास्ते से वह रोज घर जाता है, उस रास्ते पर एक पेड़ गिरा होता है, जिसे वह रास्ता बंद हो जाता है। अरे यह क्या हो गया, यह पेड़ यहाँ पर कैसे गिर गया? मेरी तो किस्मत ही खराब है। जब भी जल्दी घर जाने की सोचता हूँ, कोई ना कोई मुसीबत आ ही जाती है। अब मुझे किसी दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा और कोई रास्ता भी नहीं है। ऐसा कहकर वह दूसरे रास्ते से ही चल पड़ता है। थोड़ी देर चलने पर उसे एक पुरानी झोपड़ी दिखती है, जहाँ पर एक पेड़ के पास एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा होता है। वह उसके पास जाता है और बोलता है, अरे बाबा, आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? तभी वह बूढ़ा व्यक्ति दबी हुई आवाज में बोलता है, बेटा, यह मेरा घर है। मैं यहीं पर अकेले रहता हूँ क्योंकि मेरा कोई परिवार नहीं है। पर बाबा, आप गांव से इतनी दूर इन वीरान जगह पर ही क्यों रहते हैं? चलिए, आप मेरे साथ रह सकते हैं, मैं अकेला ही रहता हूँ। नहीं नहीं बेटा, मुझे यहीं पर रहना अच्छा लगता है। मैं यहाँ पर काफी सालों से रह रहा हूँ, पर अब मेरे शरीर के अंदर इतनी जान नहीं बची है कि मैं बाजार जाकर अपने लिए सब्जियां ले आऊं। अगर तुमसे कुछ सब्जियां मिल जाती तो अच्छा होता। हाँ हाँ बाबा, मेरे पास काफ़ी खाना है, मैं आपको दे देता हूँ। इस प्रकार रमेश उस बूढ़े व्यक्ति को खाना देता है। बूढ़ा व्यक्ति उसे आशीर्वाद देता है
और रमेश अपने घर आ जाता है। इस प्रकार रमेश उसी रास्ते से रोज आने लगता है और शाम को उस बूढ़े व्यक्ति को खाना देता है। एक दिन वह उस बूढ़े व्यक्ति से पूछता है, अरे बाबा, आप कब से यहाँ रह रहे हैं और आपका कोई परिवार नहीं है क्या? मैं इस गांव से कुछ मील दूर के गांव में रहता था। मैं काफी अमीर व्यक्ति था। मैं हमेशा से कद्दुओं की खेती करता था। मैं उन कद्दुओं को एक रहस्यमय तरीके से उगाता था, जिससे वे आकार में बहुत बड़े होते थे, जिससे उनके मुझे 2 गुने से लेकर 3 गुने तक दाम मिलते थे। पर मेरा बेटा बहुत लालची था। वह हमेशा मुझसे इन रहस्यों के बारे में पूछता था, इसलिए मैंने उन्हें कभी नहीं बताया, जिससे उसने मुझे घर से ही निकाल दिया और तब से लेकर आज भी मैं यहीं पर रहता हूँ। क्या कद्दू को रहस्यमय तरीके से? क्या यह सच में हो सकता है? हाँ, ऐसा होता है। तुम एक ईमानदार व्यक्ति हो और तुमने मेरी बहुत मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें इस रहस्य के बारे में बताता हूँ, पर इसे किसी भी लालची व्यक्ति को कभी मत बताना। ठीक है बाबा, मैं आपसे यह वादा करता हूँ कि इस रहस्य को मैं किसी भी लालची व्यक्ति को नहीं बताऊंगा। तो सुनो, जब तुम जंगल की तरफ सीधे जाते हो तो रास्ते में तुम्हें एक गुफा दिखाई देगी। उसमें एक रहस्यमय दरवाजा है जो सीधे रेगिस्तान में ही खुलता है, एक कद्दुओं के रेगिस्तान में। उसी रेगिस्तान में एक गधा रहता है जो उन कद्दुओं की खेती करता है। वह तुम्हारी इसमें मदद कर देगा, पर तुम कल ही इसके लिए चले जाना। इस प्रकार वह बूढ़े बाबा को खाना देकर उस रहस्यमयी रेगिस्तान के बारे में सोचते हुए घर आ जाता है। अगले दिन रमेश उस रेगिस्तान में जाने से पहले उस बूढ़े व्यक्ति को खाना देने जाता है, पर वह देखता है कि बूढ़ा बाबा नीचे गिरा हुआ था। उनका मुंह खुला हुआ था। अब वह बूढ़ा व्यक्ति मर चुका था। रमेश को इस पर बहुत दुख होता है और वह उनका अंतिम संस्कार करवाकर उस गुफा को ढूंढने के लिए चल पड़ता है। वह चलते चलते एक गहरे जंगल में पहुंच जाता है। बाबा ने तो मुझे इसी दिशा में जाने को कहा था, पर मैं काफी समय से चल रहा हूँ, पर यहाँ पर कोई गुफा दिखाई नहीं दे रही। तभी उसे गुफा दिखाई देती है। वह उसके अंदर चला जाता है। गुफा के अंदर काफी अंधेरा होता है और वह अंदर तक जाता है। तभी एक रहस्यमयी शक्ति के द्वारा वह उस रेगिस्तान में पहुंच जाता है। तभी वह देखता है कि चारों तरफ बड़े बड़े कद्दू के खेत थे। अरे बाबा ने तो बिल्कुल सही कहा था। इतने बड़े कद्दू तो मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखे। विश्वास नहीं होता है ये देखकर। तभी वही गधा वहां पर आ जाता है और कहता है, यह सभी खेत मेरे हैं, पर तुम कौन हो? मैंने पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा, और तुम यहाँ पर पहुंचे कैसे? मैं यहाँ पर एक बूढ़े बाबा की मदद से आया हूँ। अच्छा, तो तुम पृथ्वी से आए हो। शायद मैं उन बूढ़े व्यक्ति को जानता हूँ, क्योंकि वो कई बार यहाँ पर आ चुके हैं। और अगर उन्होंने इस रहस्य के बारे में तुम्हें बताया है तो तुम एक लालची व्यक्ति तो नहीं हो सकती, क्योंकि उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वे किसी भी लालची व्यक्ति को इस रहस्य के बारे में और यहाँ तक आने के रास्ते के बारे में कभी किसी को नहीं बताएंगी। हाँ, मैंने उनकी मदद की थी, इसलिए उन्होंने मुझे इस रहस्य के बारे में बताया। पर उन्होंने आपके वादे का भी मान रखा है, इसलिए उन्होंने कभी भी अपने बेटे को इसके बारे में नहीं बताया, क्योंकि उनका बेटा हमेशा से लालची था। हाँ, अगर ऐसी बात है तो ठीक है। मैं तुम्हें भी एक कद्दू के बीज दूंगा और इसे तुम जमीन में बो देना, जिससे ये अगले ही दिन आकार में बहुत बड़े हो जाएंगे। पर ये रेगिस्तानी मिट्टी में ही उग सकते हैं। अगर ये सिर्फ रेगिस्तानी मिट्टी में ही उगते हैं तो मैं इन्हें अपने खेत में कैसे लगाऊंगा? इसकी चिंता तुम मत करो। तुम यहाँ से कुछ मिट्टी ले जाना और थोड़ी सी बीजों के साथ मिलाकर लगा देना। ये तुम्हारे खेतों में भी उग जाएंगे, पर वादे के अनुसार तुम्हें यह किसी भी लालची व्यक्ति को नहीं बताना है, क्योंकि यह बीज स्वार्थ को पूरा करने के लिए नहीं होते हैं। जी शुक्रिया, मैं आपके वादे का पूरा ध्यान रखूंगा।
ऐसा कहकर वह उस गधे से बीज और मिट्टी लेकर अपने खेतों में आ जाता है और उन्हें अपने खेतों में रेगिस्तानी मिट्टी के साथ बो देता है। अगली सुबह वह खेतों में आकर देखता है तो वह दंग रह जाता है। उसके कद्दू की बेल बड़ी हो गई थी और उसके बड़े बड़े कद्दू भी लगे हुए थे। वह खुश होकर उन्हें अपनी रेहड़ी पर लाद कर मंडी में बेचने के लिए चला जाता है। इतने बड़े कद्दुओं को देखकर उसका दोस्त राजन भी हैरान रह जाता है और उससे कहता है, अरे ओ रमेश, तुम इतने बड़े कद्दू कहाँ से लाए? कहाँ से लाए हो इसका क्या मतलब है? मैं इनकी खेती करता हूँ और वहीं से लाया हूँ। मुझे मूर्ख मत बनाओ रमेश। मुझे पता है कि तुम कद्दूओं की खेती नहीं करते हो और कुछ ही दिनों में तुम कद्दू की फसल नहीं बो सकते। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम मेरे खेत में जाकर देख सकते हो। मैं इनकी ही खेती करता हूँ। इस प्रकार रमेश को उन बड़े बड़े कद्दुओं को बेचकर 3 गुना फायदा होता है। यह देखकर राजन को बहुत जलन होती है। अगले दिन वह रमेश का खेत देखने के लिए जाता है तो वह देखकर हैरान रह जाता है कि इतने बड़े बड़े कद्दू कैसे उगाए जा सकते हैं। तभी उसके मन में लालच आ जाता है। वह रमेश के पास जाता है और बोलता है, देखो भाई रमेश, तुम तो मेरे दोस्त हो। मुझे भी ऐसे जादुई बीज दे दो जिनसे मैं इतने बड़े बड़े कद्दू उगा सकूं। रमेश दया दिखाते हुए उसे बीज दे देता है और राजन बीज लेकर खेत में आ जाता है और अपने आप से कहता है, अब देखना, मैं इन बीजों को अपने खेतों में उगाऊंगा और बड़े होने के बाद इन्हें बेचकर इस गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊंगा और रमेश से भी ज्यादा पैसा कमाऊंगा। वह इन बीजों को खेतों में बो देता है। अगली सुबह जब वह आकर देखता है तो वहां कद्दू की जगह बड़े बड़े रेगिस्तानी कैक्टस के पेड़ होते हैं। राजन अपना सर पकड़कर बैठ जाता है और राजन को अपनी लालच का फल मिल जाता है।